मुस्लिम भाई भी हमारे सहयोग में करते हैं। जी जी। तो कई रीलें ऐसी भी बनती हैं कि कांवड़ यात्री जितने होते हैं उनसे पानी नहीं ले रहे हैं, कहीं वो कैंप लगा के अगर बैठे हैं। हमारे मुस्लिम भाई हैं जो हिंदू बन के ढाबा चला रहे हैं और वो लोग ज़बरदस्ती जो होता है वो प्याज और लहसुन का मतलब सेवन करवा देते हैं उन लोगों को। तो उस वजह से जो रीलें वायरल हुई थी तो उसकी वजह से ही जो है शुरुआत तो आप 60 किलोमीटर या 70 किलोमीटर या 100 किलोमीटर से भी कर सकते थे। आपने 675 किलोमीटर का एक इतना लंबा टारगेट। मैंने ये देखा कि सब गंगा जल भर भर के चढ़ा रहे हैं। तो गंगा सर्दियों के टाइम पे क्या होता है, थोड़ी सी गंगा दूषित रहती है, मैली रहती है, सारा जो कूड़ा है सब बह के आता। उस समय मेरे दिमाग में ये आया कि क्यों ना बाबा को पवित्र गंगा जल से जलाभिषेक किया जाए। सरकार का क्या योगदान था, कितना आपको सुविधाएं मिली सरकार की तरफ से, कांवड़ यात्रियों के लिए क्या क्या सुविधाएं सरकार की तरफ से? तो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका बैठक विद अभिषेक में। आज हमारी पूरी टीम कानपुर के नौबस्ता एरिया से गुजर रही थी। तो एक यहाँ पे समाधि पुलिया पड़ती है, तो समाधि पुलिया के पास हम लोग बैठे थे, थोड़ा सा चाय पे एक चर्चा होने लगी ऐसे ही परमट मंदिर के बारे में। तो यहाँ कुछ लोगों ने बताया कि परमट मंदिर के एक बहुत ही अच्छे भक्त हैं यहाँ पर, जिनका नाम है शिवम भोला। उनके बारे में थोड़ी सी हमको जानकारी मिली और जिज्ञासा मन में आई कि हम तो जाने उनके बारे में, और हमारे दर्शक भी बहुत कुछ जाने शिवम भोला के बारे में। उन्होंने पहले कानपुर के ऐसे कांवड़ यात्री बने हैं कि जिन्होंने 675 किलोमीटर की यात्रा पूरी की है, हरिद्वार से परमट मंदिर तक की। तो मिलते हैं शिवम भोला जी से और उनसे बातचीत करते हैं पूरी यात्रा के दौरान कांवड़ यात्रियों के साथ क्या क्या घटनाएं होती हैं और कितनी कठिन ये यात्रा होती है। तो शिवम भाई, सबसे पहले हम लोग किधर जा रहे हैं? सबसे पहले हम लोग जो है गल्ला मंडी समाधि से निकल के हम लोग सबसे पहले चलेंगे कानपुर के राजा जो हैं, हमारे कानपुर के किलों में राज करने वाले राजा हैं परमट दरबार, उनके पास हम लोग सबसे पहले चल रहे हैं। अच्छा, जैसे पूछना चाहूँ शिवम भाई आपसे कि परमट दरबार की आपने बात की, तो परमट दरबार से आप कितने समय से लगभग जुड़े होंगे? लगभग मैं जब इंटर में था, लगभग हो गए होंगे 10 साल 12 साल हो गए होंगे जी, तब से मैं जुड़ा हुआ। ओके। तो परमट दरबार में आप सेवादार भी हैं? जी जी। तो उसका अच्छा, एक चीज मैं जानना चाहता हूँ आपसे, जैसे कानपुर के कई लोग भी जानना चाहते हैं, और सिर्फ कानपुर ही नहीं, अगर बाहर भी कहीं की बात करें तो लोग ये जरूर जानना चाहते हैं कि विशेषता क्या है मंदिर की। तो परमट मंदिर की आपकी नज़र में विशेषता क्या है? कानपुर के राजा है परमट दरबार की सबसे बड़ी विशेषता तो ये है कि वहाँ पे आपकी कोई भी मन्नत हो, मनोकामना हो, आप नॉन स्टॉप 40 दिन तक कंटिन्यू 40 दिन तक पर डे आप दरबार जाते हैं ना, मन में जो भी इच्छा रखते हैं वो पूरी होती है। सबसे बड़ी मान्यता बाबा की यही है कि बाबा 40 दिन, केवल 1.25 महीने आप उनका प्रण कर लीजिए कि मैं पर डे आऊँगा दरबार, तो वो आपकी मनोकामना 100% पूर्ण होगी। जैसे कानपुर के बारे में थोड़ा और जानना चाहें आप, जैसे खुद को प्रेजेंट करते हैं कानपुर से हैं आप, जी जी, तो उसके बारे में थोड़ा सा और बताइए कि कानपुर में क्या ऐसा अलग है। जैसे आपने अभी 675 किलोमीटर की पूरी यात्रा की, हरिद्वार से आप कानपुर परमट मंदिर तक आए, जी जी, तो इतने शहर आप घूमते हुए आए थे, कानपुर में आपको अलग क्या लगता है? देखिए है क्या, मुझे लगभग ये यात्रा को कंप्लीट करने में लगभग 35 दिन लगे हुए हैं। ठीक है। और हम लोगों ने जब यात्रा
शुरुआत करी हुई थी, तो जब तक कानपुर में हम लोगों को 5 दिन पहले हम लोग इंटर कर गए थे, लेकिन जो हम लोगों ने डेट दे दी थी बाबा को जलाभिषेक करने की, वो 30 डेट दी हुई थी, लेकिन हम लोग यहाँ पे आ गए थे लगभग 24 या 25 को ही। लेकिन कानपुर की जो विशेषता बताऊं आपको कि कानपुर के जितने दिलदार लोग हैं वो कहीं नहीं मिले हम लोगों को। हम लोगों की जो गाड़ी चल रही थी, हम लोगों के अटैच में एक गाड़ी चल रही थी साथ में बिल्कुल, उसमें से कानपुर में इंटर होने के बाद ना खाने की पीने की व्यवस्था इतनी तगड़ी थी, जिसको मतलब फोन कर करके लोग पूछ रहे थे कि शिवम भाई आज का खाना मेरी तरफ से है, तुम सारे लोगों के लिए जितने भी बंदे टीम मेंबर, हमारे टीम मेंबर 9 लोग थे, और गाड़ी से हमारी गाड़ी से खाना से लगा करके और फल तक, मिठाई तक कम नहीं होने दी है। यहाँ तक हम लोग जब घर पहुँच गए हैं तो हम लोगों ने वो मिठाई बांटी है। तो ये समझिए अपने कानपुर के लोग इतने दिलदार हैं कि हम लोगों को एक भी कमी नहीं होने दी है जब से कानपुर के अंदर हम लोग इंटर हुए। जैसे कानपुर को औद्योगिक नगरी कहा जाता है शिवम भाई, जी, और पहले वक्त में और आज के वक्त में बहुत सा अंतर आया, तो आपकी नज़र में क्या अंतर लगता है आपको? हमारे जो कानपुर की को पहले जितना भी देखा जाता था, तो सबसे बड़ा व्यवसाय का जो हब था, औद्योगिक क्षेत्र था, वो अपना कानपुर ही था। और कानपुर में जितनी मिल थी, स्वदेशी कॉटन मिल ले लीजिए और जेके लक्ष्मी ले लीजिए, ये सारी मिल को बंद कराने में सरकार की सबसे बड़ी अहम भूमिका है। जिस भूमिका के मद्देनज़र जो हमारे कानपुर का 70% नवयुवक है, वो आज की डेट में बेरोजगार घूम रहा है, और बेरोजगारी की वजह से ही आज जितने भी अपने कानपुर में मतलब घटनाएं घटित हो रही हैं, वो सब जितना भी है ये औद्योगिक क्षेत्र जो है, हमारी मिलें हैं, वो बंद होना और नवयुवकों का मतलब व्यवसाय से दूर जाना, उसी की वजह से जो है अपने कानपुर में थोड़ा सा जो हर जगह मतलब पूरे प्रदेश में जो है अपना कानपुर धीरे धीरे पिछड़ रहा है। अच्छा, जैसे सरकार की बात हम लोग करते हैं, जी, तो आपकी नज़र में कौन सी सरकार में ये सब काम हुए जैसे आप बता रहे हैं जिस तरह से, क्योंकि ये काम तो आज के हैं भी नहीं नीले तो जी, ये तो सरकार जो हमारी जो भूतपूर्व सरकार थी, अखिलेश यादव की सरकार जी, तो ये जो मिल बंद करवाने में सबसे बड़ा जो समर्थन जाता है, पूर्ण जो दायित्व जाता है, वो सपा सरकार का जाता है हमारी मिलें बंद करवाने में। और आज अब बीजेपी सरकार आई भी है, तो उसका प्रथम दायित्व होता है कि कानपुर की जो ये मिलें हैं, जो ये हॉस्पिटल खुल रहे हैं, कॉलेज खुल रहे हैं, स्कूल खुल रहे हैं, उन सबको किनारे रखते हुए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सब नहीं खुलने चाहिए, ये सब खुलने चाहिए, लेकिन इससे बड़ा जो योगदान है, अगर सरकार को कानपुर को कुछ भी देना है तो सबसे पहले ये मिलें जो हैं बंद पड़ी हुई हैं वो चालू करवानी चाहिए, जिससे हमारा जो नवयुवक है वो स्टैंड हो सके, थोड़ा सा स्टैंड होगा और थोड़ा सा व्यवसाय करेगा, तो अपना ये नवयुवक अपने कानपुर का अपने आप स्टैंड होगा, जो कानपुर की छाप पूरे उत्तर प्रदेश में धीरे धीरे दिखने लगेगी। लेकिन सरकार ऐसा कोई कदम नहीं उठा रही है, जिससे हमारा पूरा नवयुवक पिछड़ा हुआ है। अच्छा शिवम भाई, अगर कानपुर को प्रेजेंट और भी अगर आप अलग कुछ अच्छे वे में करना चाहें किसी के सामने, तो आप क्या विशेषता बताएंगे कानपुर की? देखिए, कानपुर की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो है, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि दिलदार लोग अब भी हैं अपने कानपुर में, और यहाँ का जो गरीब छोटा मोटा गरीब जो रह रहे हैं, झोपड़पट्टी में भी रह रहे हैं, तो सीधी बात कही जाती है कि यहाँ का गरीब उठता जरूर भूखा है, लेकिन सो नहीं सकता है भूखा, क्योंकि यहाँ पे जितना भंडारा अपने कानपुर में होता है, ऑल इंडिया कहीं नहीं होता है। दूसरी बात, अगर आपके पास 30 रुपए भी हैं तो आप भरपेट खाना खा के रात में सो सकते हैं। जैसे अभी मैं जब हरिद्वार गया हुआ था अपनी कांवड़ लेने, तो हमारी टीम मेंबर सारे बोले कि भैया मुझे भूख लगी हुई है, तो हम लोग हरिद्वार में दुकान पहुंचे स्वीट हाउस एक, तो स्वीट हाउस में 30 रुपए पीस का समोसा था। हम लोग 2-2 समोसे खाए हैं, तो 60 रुपए पर पर्सन लगा हुआ है। 9 मेंबर थे हमारी टीम के, तो 9 मतलब 9 का 54, 540 रुपए मैंने पे किया है। और अपने कानपुर में जो है 60 रुपए के 8 समोसे आ जाते हैं।
बिल्कुल सही बात। तो वही मैं बताना चाहता हूँ कि कानपुर की जो अगर विशेषता देखी जाए तो अपने कानपुर में कोई भी गरीब कभी भूखा नहीं सो सकता है, कभी नहीं सो सकता है, कभी भी। जितना सस्ता खाना अपने कानपुर में है कहीं नहीं मिलेगा। जैसे मैं एक सवाल आपसे और करना चाहूँगा जी शुभम जी जी, जी कि जैसे आपने अभी सपा सरकार की बात की, आप बीजेपी सरकार की भी बात कर रहे जी। हैं। अच्छा, 2014 के बाद जब से मान लीजिए केंद्र में और 2017 के बाद जब से यूपी में बीजेपी सरकार आई है, तो उसके बाद अगर आपको क्या चेंजेस की बात की जाए तो क्या चेंज आपको उसमें लगता है? नहीं, अगर चेंज की मानी जाए तो चेंज तो उत्तर प्रदेश की बात छोड़िए, हम तो कानपुर में रह रहे हैं, तो कानपुर का ज़्यादा जो सर्वे है वो मेरे पास रहेगा। तो जब से बीजेपी सरकार आई हुई है, योगी जी हमारे राज्य में आए हुए हैं, तब से सबसे पहले तो गुंडागर्दी, चोरी, ये सब कम हुई है। और सपा सरकार में जो हम लोग केवल 8 से 10 घंटे लाइट यूज करते थे, बस पूरी रात लाइट नहीं आ रही है, इन्वर्टर ठप हो जाते थे, हम लोग गर्मियों में गर्मी से बेहाल हो जाते थे, वो अब नहीं है। 22 घंटे 23 घंटे हम लोगों के घरों में बिजली आ रही है। और रोडें तो आप देख ही रहे हैं कानपुर में, जहाँ की रोड नहीं बनी हुई है वहाँ सीधे और सीधे सरकार का आदेश है कि आप रोड लेके आइए, किस एरिया की रोड नहीं बनी है मैं तुरंत बना रहा हूँ। लाइट, बिजली और सड़क, ये 3 चीज़ों में बीजेपी सरकार का सबसे बड़ा योगदान रहा है। और यूपी के अंदर जो कि आप कहीं भी जाइए देखिए कि हाँ, जिस गांव में अभी तक जिन्होंने लाइट देखी नहीं थी, रोडें उनके गांव में कभी पहुंच नहीं पाई थी, वो चाहे हिंदू बहुल्य क्षेत्र हो या मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र हो, उससे कोई मतलब नहीं है। सारे गांव में और सारे जितने भी क्षेत्र हैं, हिंदू बहुल्य हो या मुस्लिम बहुल्य हो, सारे क्षेत्रों में लाइट, बिजली, पानी, सारी चीज़ें बीजेपी सरकार ने मुहैया कराई है। ये चीज़ बीजेपी सरकार की मैं मानता हूँ। बस एक चीज़ यही साथ दे दें कि जो मिल अपने कानपुर में बंद पड़ी हैं, ये चालू करें तो अपना जो नवयुवक है वो अपने पैरों में स्टैंड हो सकेगा। वापस भाई कानपुर की अगर बात करते हैं शिवम भाई, जी जी कि आप भी जैसे देख ही रहे हैं कानपुर में, तो अगर आपसे कोई पूछता है कि मुझे कानपुर घूमना है और कोई 5 प्रख्यात मंदिरों के नाम बताइए, जी, तो आप कौन कौन से मंदिर सजेस्ट करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं जो कानपुर के राजा हैं परमठ दरबार ही उनको सबसे पहला सजेशन दूंगा। क्योंकि अपने जो बाबा हैं वो यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ कि केवल कानपुर में ही विख्यात है। मैं हरिद्वार गया था, हरिद्वार तक के लोग जानते हैं कि कानपुर में आनंदेश्वर नाम का कोई मंदिर है। दूसरा मैं सजेशन देना चाहूँगा छोटी काशी, जो कि जाजमऊ में है, सिद्धनाथ धाम। और तीसरा अपना प्रसिद्ध मंदिर है, यहाँ पे चौतरफा ग्रामीण क्षेत्र जितना है वो सब जुड़ा हुआ है, अपना पनकी धाम, जो कि बाबा का मंदिर है। और चौथा मंदिर अपना जाएगा पूर्णी दरबार है, रमईपुर से हो करके रास्ता जाता है पूर्णी दरबार के लिए। और पांचवा बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है शोभन सरकार। स्टार्टिंग में जब आप लेके जा रहे थे कामन, तब आप लोगों से भी मिले होंगे, तब लोगों का क्या रिएक्शन था, और एक सफलता के बाद तब क्या रिएक्शन था? देखिए, जब मैं यहाँ से गया हुआ था तो मैंने यहाँ तक जितने विधायक जी हैं, महेश त्रिवेदी हो गए, अम्मा जी हो गई, सांगा जी हो गए, इन सबके पास एक अलग से पंपलेट बनवा के, लेटर हेड बनवा के इन लोगों के पास मैं गया कि जो आपका सहयोग हो सके। और सहयोग भी नहीं लेने गया था, मेरे मेन मोटिव ये था कि मेरी टीम जब कानपुर वापस आए, जो जितने भी हमारे टीम के लड़के हैं उनका मनोबल बढ़ाने के लिए जब हमारी टीम वापस आए तो कोई ना कोई खड़ा होकर के जब प्रोत्साहन बढ़ाता है, स्वागत करता है ना, तो टीम का मनोबल जो होता है वो आसमान चूमता है। लेकिन किसी ने भी, चाहे वो नेता हो, चाहे कोई वीडियो क्रिएटर हो, जितने भी लोगों से मैंने बोला, किसी ने भी कोई समर्थन नहीं दिया है। और जब मेरी कांवड़ यात्रा कंप्लीट हो गई है, सारी चीज़ें हो गई, तो अब उन्हीं बंदों का, जिन बंदों के पास मैं पहले गया था, उन्हीं बंदों का फ़ोन आता है कि भाई अब ये करना है, वो करना है। तो मैं साफ मना कर देता हूँ कि भाई मेरे पास टाइम नहीं है, मैं छोटा मोटा आदमी हूँ और अपने काम में लगा हुआ हूँ, तो मेरे पास टाइम नहीं है, सॉरी है। बस बाबा के लिए जो हो सकता है वो मैंने सारी कोशिश करी थी जब मैं जा रहा था, लेकिन कोई रिस्पांस उनकी तरफ से अच्छा नहीं आया था।
अच्छा, एक बात आप भी मानते हो क्या कि उगते हुए सूरज को दुनिया सलाम करती है? जी जी जी, वो उसी का उदाहरण है। हाँ। कि जब मैं जा रहा था तब डूबा हुआ था, हाँ। तब कोई भी नहीं था जो हाथ पकड़ने वाला हो या कंधे में हाथ रखने वाला है कि मेरा हाथ तुम्हारे कंधे पे है। लेकिन जब मैं अब वापस आ गया हूँ, जो जिसे बोला जाता है तब ढला हुआ सूरज था और अब उग रहा है, तो अब सारे लोग समर्थन देने के लिए तैयार हैं, तो वो चीज़ अच्छी नहीं होती है। क्योंकि तब मुझे ज़्यादा ज़रूरत थी लोगों की। और कानपुर की सबसे बड़ी चीज़ थी कि कानपुर की इज्जत थी, जो मैं अपने कंधों में लेकर के 675 किलोमीटर लाने की तैयारी में था। 675 किलोमीटर, वो भी पैदल लाने की तैयारी में था। उसमें किसी ने भी कोई भी सपोर्ट नहीं किया, चाहे वो विधायक हों चाहे सांसद हों, कोई भी। मैं सबके यहाँ गया हूँ, बारी बारी मैंने अपना टाइम बर्बाद किया है, कम से कम 3 महीने। मंदिर में भी दर्शन हुए हम लोगों के, परमठ बाबा के जी। और बहुत अच्छे दर्शन हुए। तो वापस हम लोग स्टूडियो में इसीलिए आए हैं कि कुछ और भी बातें हमें आपसे करनी थी, कुछ और जानकारी चाहिए थी। जी जी। तो शुरू करते हैं आपकी पर्सनल लाइफ से। पर्सनल लाइफ में कौन कौन है आपके? जी, हमारे घर में मम्मी पापा हैं, 2 भाई हैं और 2 भाभी हो गई और 2 भतीजे हैं। सबसे पहले जब आपने घर में ये बताया कि आप इतना बड़ा प्लान लेके चल रहे हैं, जी जी। तब घर वालों का क्या रिएक्शन था? जैसे ही मैं अपना प्लान लेकर के घर पहुंचा कि मुझे ये कांवड़ यात्रा लेके आनी है कानपुर, और 675 किलोमीटर की कांवड़ यात्रा जैसे ही मेरे पिताजी ने सुनी, उसके बाद सीधा उनका कहना था कि नहीं लानी है तो नहीं लानी है। और पूरे घर में मतलब भाभी भैया सभी लोगों ने मना कर दिया था कि कांवड़ नहीं लानी, क्योंकि इतनी दूर, और मैं घर में सबसे छोटा हूँ, और घर में सबसे छोटा बंदा माँ का लाडला सबसे ज़्यादा होता है। तो सबसे पहले मैंने अपनी मम्मी को कन्विंस किया कि मम्मी, कानपुर की पहली कांवड़ है ये, और पहली कांवड़ आने दीजिए, बाबा के नाम पे आनी है। और मेरे घर में जितना भी सपोर्ट रहा है, बाबा के दरबार के लिए कभी मना नहीं रहा है। लेकिन कांवड़ जो थी, इतनी दूर से लाना और इतना वजन लाना, छोटा मोटा वजन नहीं था। 51 लीटर जल के साथ, वो भी पैदल कांवड़ यात्रा थी हमारी। तो सबसे पहले मैंने अपनी मम्मी को कन्विंस किया। मम्मी को कन्विंस करने के बाद ही जो हमारा परिवार था वो तैयार हुआ कि हाँ जा सकते हैं। और जो हमारी कांवड़ यात्रा थी वो 1 तारीख को चालू हुई थी, 1 जुलाई को, और जिसका हम लोगों ने समापन किया हुआ है 31 जुलाई को। घर में हमने अपने अंतिम यात्रा जो हमारी संपन्न हुई थी, वो मम्मी पापा का जलाभिषेक करके ही संपन्न हुई थी हमारी कांवड़ यात्रा। अच्छा शिवम भाई, जैसे कांवड़ बहुत लोग लेके आते हैं, उससे पहले की कुछ तैयारियां जरूर हम आपसे पूछना चाहेंगे या डिस्कस करना चाहेंगे कि उससे पहले की क्या तैयारी रहती है, मतलब खुद को कितना प्रिपेयर करना पड़ता है, वो थोड़ा सा बताइए प्लीज। देखिए, है क्या, हमारी जो ये कांवड़ यात्रा थी, पहली कांवड़ यात्रा थी। लेकिन अब जो भी है, जितना भी है, जितने लोग भी अगर कांवड़ ला रहे हैं, तो उनको एक ही चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि कांवड़ लाने से पहले कम से कम 2 महीने से पहले आप तैयारी करिए। जितना वजन आप लेके आने वाले हैं, अगर आप 51 लीटर ला रहे हैं, तो आप तैयारी करेंगे 71 लीटर से। 71 किलो वजन से जब आप तैयारी करेंगे, तब आप वो 51 किलो की जो तैयारी है वो संपन्न कर पाएंगे, कंप्लीट कर पाएंगे। और दूसरी बात आपको बता दूं कि कांवड़ जितने भी हमारे कानपुर के जितने भी दर्शक हैं, वो अगर कभी भी कांवड़ लाने की सोच रहे हैं, तो कानपुर से जितना भी सामान जितना भी है, कलश है, रस्सी है, बांस है, वो सारी चीज़ों की जो तैयारी है वो पहले कानपुर से ही कर लें। क्योंकि वहाँ पे जाने के बाद जो कलश यहाँ पे 300 का है, वहाँ पे 1200 का मिलता है। तो जो आप यहाँ पे पूरी तैयारी 5000 में कर लेंगे, वहाँ पे जाकर के 20,000 में आप कंप्लीट कर पाएंगे। तो मेरा ये सबसे बड़ा मानना है कि तैयारी के साथ साथ आप जितनी भी व्यवस्था है वो कानपुर से ही करके जाइए। अच्छा शिवम भाई, एक बात और पूछना चाहूँगा आपसे कि प्रेरणा की अगर हम बात करते हैं कि आपने सबसे पहले मतलब ये काम आपने जैसे दिमाग में भी आया या सोचा भी आपने कुछ भी, तो ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली कि ये यात्रा को हमें सफल बनाना है या ये यात्रा हमें शुरू करनी है? इंस्टाग्राम में एक बंदे हैं, मोहित गुर्जर जी, आप उनको कभी भी सर्च मारिएगा, मोहित गुर्जर का। मोहित गुर्जर 1 पैर के। हाँ,
उनका जन्मजात एक पैर नहीं है। 11 साल की उम्र में उनको कैंसर हुआ था पैर का और उनका पैर काट दिया गया था। तो वो 11 साल की उम्र से उनका एक पैर है और आज की डेट में वो हर साल कांवड़ लेके आते हैं, हर साल कांवड़ लाते हैं और 297 या कुछ 98 किलोमीटर वो चलते हैं। और इस बार तो जो उनकी कांवड़ यात्रा थी वो पैदल थी, मतलब पैदल के साथ वो दंडवत कर रहे थे। 297 किलोमीटर दंडवत कांवड़ लेके आए थे मोहित गुर्जर इस बार अपने गांव। मेरे सबसे बड़े जो प्रेरणा स्रोत हैं वो मैं अपना मोहित गुर्जर को ही मानता हूँ कि उनके एक पैर होते हुए जब वो कंप्लीट कर सकते हैं तो मेरे तो दोनों पैर बाबा ने दिए हुए हैं, तो मैं क्यों नहीं कंप्लीट कर सकता हूँ। बस वही सोच के मैंने कांवड़ उठाई जो कि आज संपन्न है और मैं आपके साथ यहाँ बैठक में बैठा हूँ। अच्छा शिवम भाई, एक बात और जैसे समझने वाली आती है कि यात्री कांवड़ तो उठा लेते हैं, जी जी ठीक है, उठाने के बाद कुछ यात्रा के बीच में भी अपनी छोड़ देते हैं और कुछ लोग साइड में रख देंगे या यात्रा को बीच में ही डिसकंटिन्यू कर देते हैं। जी जी। तो उनके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए है क्या कि कांवड़ उठाने वाले 100% में 50% जितने भी बंदे हैं वो केवल और केवल रील बनाने के लिए वायरल होने के लिए ही केवल कांवड़ उठाते हैं। और जैसे ही वो 10-15 किलोमीटर चलते हैं, 20 किलोमीटर चलते हैं तो उनका जो ये कांवड़ का भूत है वो रास्ते में ही उतर जाता है और वो लोग कांवड़ छोड़ के भागने लगते हैं। लेकिन जितने भी लोग कांवड़ छोड़ रहे हैं उनसे मैं एक ही चीज़ बताऊंगा कि ये गंगा माँ है और गंगा माँ को आप जितनी इज्जत से आप अपने कंधे में रख रहे हैं और जिस जगह के लिए आपने वो कांवड़ उठाई है वहाँ ना उठा करके रास्ते में कोई भी मंदिर पड़े, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप नहीं ले जा पा रहे हो, आप असमर्थ हो गए हैं तो आप ले ही जाइए, नहीं, रास्ते में जो भी बाबा का मंदिर पड़े। शिवम भाई, एक अगर जैसे कांवड़ यात्री है उसकी अगर एक्सपीरियंस की बात की जाए तो आपने 675 किलोमीटर का सफ़र पूरा किया है। जी जी। तो अगर जो छोटी छोटी मुश्किलें आती हैं या कोई ऐसा आपको याद हो जो आपके बीच रास्ते में हुआ हो, वो प्लीज़ हमारे दर्शकों को बताइए। हमारी कांवड़ यात्रा जब चालू हुई थी तो सबसे बड़ा जो योगदान है वो हमारी टीम मेंबरों का है। हमारी टीम में 9 मेंबर थे और टीम मेंबरों में से एक हमारा साथ जो थे वो डॉक्टर अमन शुक्ला जी थे जो धन्वंतरी हॉस्पिटल के ड्यूटी डॉक्टर भी हैं। और उनकी छुट्टी लगवा के हम लोग अपने साथ ले गए थे कि हम लोग के जो एक टीम मेंबर की तरह, मतलब टीम डॉक्टर की तरह उनको साथ में ले गए थे। और जितना भी रास्ते में जो भी दिक्कत हो रही थी, जो भी दिक्कतें हो रही थी, तो वो मतलब ऐसा डॉक्टर हम लोगों को साथ दे रहे थे, हम लोगों का ट्रीटमेंट कर रहे थे। हम लोगों के जो छाले पड़े हुए थे, पैर में घाव हो रहे थे, हम लोगों ने सबसे पहले गलती क्या कर दी थी कि हम लोग जब कांवड़ लिए हुए थे तो घुंघरू बांधे हुए थे हम लोग पैर में। तो घुंघरू की जो रगड़ लग रही थी हम लोगों के पैरों में, तो हम लोगों के घाव हो गए थे, बड़े बड़े घाव थे। तब हम लोगों ने 2 से 3 दिन बाद जब वो घुंघरू उतारे हैं तो वो घाव बहुत बड़े बड़े हो गए थे। तो वो ड्यूटी डॉक्टर जो हमारे साथ थे, टीम डॉक्टर थे, उनका जितना भी सपोर्ट मिला। और जो हमारे साथ एक बंदा और था जतिन, जिसने 21 लीटर की कांवड़ उठाई हुई थी हमारी टीम के साथ में, एक 21 लीटर की कांवड़ भी थी, जतिन सोलंकी नाम वो था उसका। तो रास्ते में उसका पैर तो बिल्कुल काम करना बंद कर दिया था, बिल्कुल भी काम करना बंद कर दिया था कि वो चल ही नहीं पा रहा था कि अब आगे एक भी कदम बढ़ाया जा सके। अब उसका काम करना बंद है तो उसे केवल और केवल गाड़ी में लिटा दिया गया था कि आप आराम करिए और दूसरा बंदा जो है वो कांवड़ लेके अब आगे चलेगा। लेकिन जब हम लोग रास्ते में आ रहे थे तो रात की हम 1:30 बजे की बात आपको बता रहे हैं कि रात में 1:30 बजा हुआ था, पूरी रोड सुनसान थी, पूरी रोड सुनसान पड़ी हुई है। बाइक से एक बंदा, जो दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा था, रास्ते में एक बंदा हम लोगों के पास आया, तुरंत उसने झुक के सबसे पहले सबके पैर छुए। उसके बाद कहते हैं कि मेरे घर चल के आप लोगों को खाना खाना। रात के 1:30 बजे, वो भी सुनसान रोड में, कोई आपसे कहेगा कि हमारे घर चल के खाना खाओ, तो सबसे पहले जो होती है अंदर से डर पैदा होता है। पता नहीं कौन हो कौन ना हो, हम लोगों के पास जितना भी रुपए हैं सब लूट ले, उसके बाद कह दे तुम आगे बढ़ो। अंदर से जो डर था
वो हम लोगों ने थोड़ा सा साइड में रखा, लेकिन उसकी बातें और सुनी तो उसने बताया कि हमारा घर अभी 2.5 किलोमीटर और आगे, 2.5 किलोमीटर वो हम लोगों के साथ चला पैदल। साथ चलते चलते जब उसका घर आया तो वो कहता है आप लोग बाहर बैठ, डरने वाली कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग अंदर ना चलिए कि आप लोग ये सोचो कि हम डकैत हैं या चोर हैं। उसने बाकायदे हम लोगों को बाहर बैठाला और बाहर ही घर से वो चूल्हा लेके आया और जितना खाना था उसने हम लोगों के सामने बनाया और हम लोगों को खिला के, बाकायदे खिलाने के बाद उसने रवानगी दी, विदाई दी कि भैया आप डरा मत करिए, रास्ते में जितने लोग भी मिल रहे हैं तो अगर कुछ भी वो लोग करना चाहें तो करने दिया करिए, लेकिन जो अंदर से रात में 1:30 बजे वाला डर होता है वो अलग चीज़ होती है, क्योंकि सुनसान रोड में कोई भी कभी भी मिल सकता है और आपको लूट के चला भी जाएगा, दूर दूर तक कोई गांव नहीं है, यही चीज़ें होती है। अच्छा, टीम मेंबर की जैसे आप बात कर रहे हैं, जी जी, मैं आपसे उन सभी के नाम जानना चाहूँगा जो कहीं ना कहीं आपके लिए सहयोगी भी थे। और एक बात और आपसे पूछना चाहता हूँ कि जैसे कांवड़ आपने शायद 2 या 3 उठाई थी, 3 कांवड़ थी, 3 कांवड़ थी, तो मैं वो उन सबके नाम आपके साथ जानना चाहूँगा कि कौन कौन टीम मेंबर थे और उनका कितना बड़ा योगदान था आपकी इस यात्रा में। सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि हमारी जो कांवड़ थी वो 3 थी, लेकिन एक जगह हम लोग बीच हाईवे में बैठ के खाना बना रहे थे तो वहाँ पे 2 बच्चे कांवड़ लेके जा रहे थे कि हाँ हम लोग निकल रहे हैं, और जाते जाते उन्होंने हम लोगों से पूछा कि भैया पानी है। हम लोग ने कहा बिल्कुल है, क्योंकि पानी आने के लिए कौन मना करता है। वो बच्चे कांवड़ लग के पानी पिया उन्होंने और चले गए। तो वो 3 कांवड़ की बजाय हम लोगों के पास चौथी कांवड़ भी आ गई थी। उसका वीडियो भी हमने अपने इंस्टाग्राम में डाला हुआ है कि चौथी कांवड़ है, जिसको ला करके हम लोगों ने शिव चौक में चढ़ाई थी। और हमारी टीम में कुल 9 मेंबर थे जी। हमारी जो कांवड़ थी वो 3 थी, 51 लीटर, 31 लीटर, 21 लीटर। जो 51 लीटर लिए हुए थे वो हम लिए हुए थे, और 31 लीटर की कांवड़ एक थी जो जतिन सोलंकी लिए हुए थे। 21 लीटर की कांवड़ जो थी वो शिबू पांडे जो हैं, शिबू पांडे जिन्हें शिवम पंडित भी बोला जाता है, मेरा नामा राशि है, वो लिए हुए थे। और एक टीम डॉक्टर थे अमन शुक्ला जी, और जो हमारे सहयोगी गण थे जो रास्ते में हम लोगों को खाना पीना जो भी व्यवस्था थी, क्योंकि हम लोग पूरा सामान साथ में लेके गए हुए थे, खाने पीने का सारा सामान। और जो खाना बना रहे थे वो लड़के सोम दीक्षित हो गए, आशीष गुप्ता हो गए, मनीष हो गए, आशीष नाम के 2 लड़के थे। तो अच्छा सर, शिवम भाई एक बात जैसे बहुत ज़्यादा खास भी बन जाती है, हर उस यात्री के लिए खास होती है, जनता। रास्ता जैसे चल रहा है, ठीक है, आपने कांवड़ उठाई, कांवड़ वहां से चल रहे हैं, कुछ दूर तक तो आपको बहुत पब्लिक मिलेगी, ठीक है, उसके बाद एक सन्नाटा भी आता है रास्ते जी में। जी। तो उसमें आपके साथ जनता का कितना बड़ा सहयोग रहता है, और पूरी यात्रा में जो आपके साथ सहयोग रहा वो एक्सपीरियंस आपसे थोड़ा सा जानना चाहूँगा। देखिए, हमारी कांवड़ में जो सन्नाटा का नाम आएगा तो सन्नाटा हम लोगों में ज़्यादा था। क्यों? क्योंकि हम लोग दिन में कांवड़ कम चला रहे थे, रात में ज़्यादा चला रहे थे जी। दिन में क्या इतनी तेज़ धूप होती थी कि लड़के जो हमारी टीम मेंबर जो हैं वो बीमार ना हो, किसी को कोई तरह की दिक्कत ना हो, इसलिए हमारी जितनी भी कांवड़ चली हुई है रात में ज़्यादा चली हुई है। तो सन्नाटा और जंगल हम लोगों को हर 2-4 किलोमीटर के बाद ही मिलता था। लेकिन जहाँ तक जनता का सवाल रहा, जनता हम लोगों के साथ पूरा समर्थन रहा है। और जब से हम लोग कानपुर इंटर हुए हैं, कानपुर इंटर के बाद तो हम लोगों की गाड़ी में खाने से लगा करके पीने तक एक भी कानपुर की जनता ने एक भी सामग्री की कमी नहीं होने दी है। इतना फल आता था, इतना फल आके रखा रहता था गाड़ी में कि हम लोगों ने उसे केवल बांटा है। खाने वाले 9 मेंबर और गाड़ी की सीटें पूरी फुल हैं खाने से और फलों से। तो कानपुर का जितना प्यार मिला है वो बाहर कहीं नहीं मिला। कानपुर शायद इसीलिए फेमस भी है। जी जी। चलिए, अच्छा वापस चलते हैं आपके स्कूल लाइफ में। स्कूलिंग कहाँ से हुई शिवम भाई आपकी? जी, मैंने जो अपना इंटर किया हुआ है वो गोविंद नगर निगम गांधी स्मारक इंटर कॉलेज से किया हुआ है। और जो हमारा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है वो मेरी तरफ SJ कॉलेज पड़ता है रमईपुर में, वहाँ से। अच्छा, इन पूरी कांवड़ यात्रा के दौरान में आपसे हम एक चीज़ अगर छोटा सा क्वेश्चन करना चाहें, मित्र क्या होता है? मित्र का कितना बड़ा योगदान होता है? जी, मित्र का सबसे बड़ा योगदान होता है, जो कि मैं अपनी कांवड़ यात्रा में एक मेरा साथी था सोम दीक्षित। मैं उसको अपनी कांवड़ में सबसे बड़ा अपना, जो एक तरह से लक्ष्मण जिसे बोला जा सकता है, राम का लक्ष्मण, वो उन्हें पूरी तरह से मैं मान सकता हूँ। क्योंकि एक बीच ऐसा आया था कि मेरे पैर चलने से बिल्कुल
मतलब असहाय हो गए थे, काम करना पूरी तरह से बंद कर दिया था। तो मुझे जो कंधा से कंधा मिला के सपोर्ट देने वाला है, वो सबसे बड़ा नाम आता है, जो पहली लिस्ट आती है, जो लक्ष्मण था मेरे लिए, वो सोम दीक्षित है। उन पे थोड़ा सा आपसे सवाल करना चाहूँगा कि अभी एक रील मैंने देखी थी इंस्टाग्राम पे जी कि कुछ कांवड़ यात्रियों का पुलिस वालों से झगड़ा हुआ, मारपीट भी हुई, तो ऐसी घटनाओं को आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, है क्या कि जितना भी ये पुलिस प्रशासन है, मैं आपको प्रशासन के बारे में बता दूं कि रास्ते में अगर कांवड़िया चल रहे हैं, तो कांवड़िया जो होते हैं, कांवड़ जब कंधे में रखे हुए हैं, तो उनको रोड जो चाहिए वो बिल्कुल सुनसान चाहिए। या अगर ट्रैफिक भी है, तो पुलिस वालों का सबसे बड़ा दायित्व होता है कि पहले ट्रैफिक रोकें, कांवड़ियों को निकालें। क्योंकि कांवड़िया जो होता है, वो अगर रुक जाएगा या गिर जाएगा, कांवड़ खंडित होती है, तो वो जो चल के आ रहा है 400, 500, 200, 250 जितना भी वो टारगेट रखे है, वो उसका किलोमीटर तो पूरा लेकिन बेकार उनके हो लिए जाएगा। ये भी तो था ना कि निर्धारित रूट था कि नहीं वहीं नहीं से- नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। निर्धारित रूट जो है वो तो लिमिटेशन था। जो पहले से कांवड़, वो जो वीडियो हैं जो वायरल हुए हैं, वो पहले वाले वीडियो हैं। क्योंकि होता क्या है, निर्धारित कब होता है, जब आपका सावन चालू होता है, तब रूट निर्धारण जब होता है वो सावन से चालू होता है। और जो ये लंबी कांवड़ जो उठाते हैं, उनका जो होता है वो पहले से सारी जो तैयारी करते हैं, पहले से ही कांवड़ चालू कर देते हैं। और रूट निर्धारण जो होता है सावन से होता है, पुलिस प्रशासन जो होता है सावन से चालू होता है। तो जो ये लड़ाइयाँ होती हैं, जो ये पुलिस का मैटर होता है, ये सब सावन के पहले वाला है। जितनी रील आप उठाइएगा, ये आधे से ज़्यादा रीलें लड़ाई दंगे वाली होंगी, वो सावन के पहले वाली होंगी, क्योंकि रूट निर्धारण नहीं होता है। और दूसरी बात, चौराहे की जितनी भी पुलिस होती है, और चौराहे पे मुस्तैदी नहीं करती है, जिसकी वजह से आधे से ज़्यादा कांवड़ियों को चोटें लगती हैं। और सबसे ज़्यादा चोट होती है, लड़ाई दंगा होता है, डाक कांवड़ में होता है। डाक कांवड़ जो होती है वो नॉन स्टॉप होती है, 1 सेकंड के लिए नहीं रुकनी चाहिए। हम लोगों की तो कलश कांवड़ थी, कलश कांवड़ जहां मन हो वहां रख सकते हो। कलश कांवड़ में ये होता है आप जहां मन हो वहां रख सकते हो। लेकिन जो डाक कांवड़ होती है, डाक कांवड़ 1 सेकंड के लिए भी अगर रुक गई तो वो कांवड़ खंडित है। जो वो जल होता है वो स्थायी नहीं होना चाहिए डाक कांवड़ का। तो जो ये रास्ते में जितने ये ट्रैफिक होती है, ट्रैफिक में किसी टेम्पू से टकराई, ऑटो से टकराई, तो वो टकराने के बाद ही ये पुलिस का मैटर बढ़ता है। तो वो जो वीडियो हैं वो सब इसी से आधारित होते हैं, जो कि रूट ना निर्धारण होना, पुलिस की मुस्तैदी ना होना, उसी से ये लड़ाइयाँ होती हैं कांवड़ियों की। उसमें एक भी गलती नहीं होती है, क्योंकि कांवड़िया जो होता है वो इतनी दूर से इसलिए नहीं उसने लादा है कि जो कंधे में अपना वो इज्जत रखे हुए, गंगा माँ को रखे हुए, इसलिए नहीं वो रखता है कि मुझे रास्ते में लड़ाई करनी या दंगा करना है या कलेश करना है। ये कुछ भी नहीं होता है। जो भी है पुलिस की नासमझी होती है, जो कि लड़ाई होने के बाद, दंगा होने के बाद फिर इज्जत उन्हें छोड़ा भी जाता है। कांवड़ियों के ऊपर आप केस नहीं कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में योगी जी का सख्त आदेश है, कांवड़िया जहां से मन होगा, जितने टाइम मन होगा उतने टाइम निकलेगा। दूसरी बात आपको बताऊं कि एक एरिया पड़ता है मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर के बीचों बीच चौराहे में पूरा मुस्लिम एरिया, पूरा मुस्लिम एरिया होने के बावजूद वो बीचों बीच चौराहे में शिव मंदिर है, जिसे शिव चौक बोला जाता है। आपने नाम भी सुना होगा जी जी। शिव चौक का। तो शिव चौक जो मंदिर है, जब वहाँ पे कांवड़ चालू होती है ना, तो वहाँ का 70% मुसलमान, 70% मुसलमान घूमने निकल जाते, क्योंकि वहाँ पे ऑफिस, दुकानें, सारी चीज़ें बंद करा दी जाती हैं कांवड़ियों की वजह से। और जितना वहाँ का अच्छा मुसलमान है, जितना भी अच्छा मुसलमान है, वो सारा मुसलमान वहाँ पे कैंप लगा लेता है। और जितने भी कांवड़िया हैं उनको ज़बरदस्ती बैठाल बैठाल के उनके पैर दाबना, मुंह, वॉलनी, स्प्रे जो भी उनके पास है सबसे मालिश करते हैं, पानी पिलाते हैं, सारी व्यवस्था करते हैं जितने अच्छे मुसलमान हैं। और जो भी नासमझ हैं, जिन्हें एक तरह से अनपढ़ बोला जाएगा, नासमझ हैं, वो अपना उठाते हैं और घूमने निकल जाते हैं। जैसे भाई आप मुजफ्फरनगर की बात कर रहे हो, मुजफ्फरपुर वाली बात कर रहे हो कि मुस्लिम भाई भी हमारे सहयोग में करते हैं, जी जी। तो कई रीलें ऐसी भी बनती हैं कि कांवड़ यात्री जितने होते हैं उनसे पानी नहीं ले रहे हैं, कहीं वो कैंप लगा के अगर बैठे हैं तो उनसे सेवा नहीं लेना चाहते हैं। ऐसा क्यों होता है भैया? है क्या कि कुछ जो होते हैं, जैसे एक कहावत कही गई है कि एक मछली पूरा जो तालाब होता है वो गंदा कर देती है। कुछ अपोजिट रीलें भी आपने देखी होंगी कि नाम बदल करके वो ढाबे चला रहे हैं, और ढाबे में
होता क्या है, जब आप कांवड़ लिए होते हो तो कांवड़ लेने वाले को एक तरह से भोले का साक्षात अंश बोला जाता है, अंश होता है वो भोले का। आप लहसुन प्याज से संबंधित कोई भी चीज़ नहीं खा सकते हैं। तो वो जो हमारे मुस्लिम भाई हैं जो हिंदू बन के ढाबा चला रहे हैं, और वो लोग ज़बरदस्ती जो होता है वो प्याज और लहसुन का मतलब सेवन करवा देते हैं उन लोगों को। तो उस वजह से जो वो रीलें वायरल हुई थी, रीलें वायरल हुई थी, तो उसकी वजह से ही जो है आज कांवड़िया तो इससे बेटर तो ये है ना कि मान लीजिए आप अपना भोजन सामग्री वगैरह लेके चलें। नहीं, अगर आपको ट्रस्ट नहीं करना है तो। होता क्या है कि जो दूर की कांवड़ होती है, जैसे हमारी 700 किलोमीटर थी, ठीक है, तो हमारी जो कांवड़ थी 700 किलोमीटर थी, तो हम लोगों ने ये सोचा था कि पता नहीं रास्ते में खाना मिले या ना मिले, तो हम लोग तो पूरा मटेरियल जो था खाने बनाने का, खाने का, पीने का जो भी मटेरियल था सारा लाद के ले गए थे। लेकिन जो छोटी कांवड़ होती है, छोटे रास्ते होते हैं 60 किलोमीटर 70 किलोमीटर 100 किलोमीटर, वो लोग 2 बंदे आए हैं और कांवड़ लिए जा रहे हैं, तो वो लोग कितना मटेरियल ला देंगे और कितना क्या, तो वो लोग ढाबों पे ही डिपेंड होते हैं। शाम को ढाबे में खाना खाया उन्होंने, सुबह खाना खाया बस, और चल रहे हैं। तो वो लोग खाना नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि खाना बनाने की जो सामग्री होती है उसके लिए आपको एक तो अलग से गाड़ी चाहिए, और साथ में कम से कम 2 बंदे चाहिए आपको खाना बनाने के लिए, तब तो आप रास्ते में खाना बना के खा सकते हैं, नहीं तो आप बना नहीं सकते। हाँ, ये भी सही बात है। अच्छा शिवम भाई, वापस आपकी जर्नी पे आते हैं। शुरुआत तो आप 60 किलोमीटर या 70 किलोमीटर या 100 किलोमीटर से भी कर सकते थे, आपने 675 किलोमीटर का एक इतना लंबा टारगेट कैसे? है क्या कि सर्दियों का टाइम था और हम लोग मंदिर में बैठे हुए थे, मंदिर में सेवा दे रहे थे बाबा के अर्घे के पास। अर्घे के पास बगल में जो आपने देखा होगा चांदी से मड़ा हुआ गेट है, वहाँ पे किनारे बैठा था और बाबा के पास बस बाबा को निहार रहा था। उसके बाद मैंने ये देखा कि सब गंगा जल भर भर के चढ़ा रहे हैं। तो गंगा सर्दियों के टाइम पे क्या होता है, थोड़ी सी गंगा दूषित रहती है, मैली रहती है, सारा जो कूड़ा है सब बह के आता है। इस समय तो बिल्कुल गंगा साफ मिलेंगी आपको, क्योंकि बाढ़ पे चल रही गंगा। तो उस समय मेरे दिमाग में ये आया कि क्यों ना बाबा को बिल्कुल पवित्र गंगा जल, जो कि हरिद्वार से हर की पौड़ी माँ गंगा का उद्गम बोला जाता है, गंगा माँ का उद्गम बोला जाता है, पवित्र गंगा जल होता है, क्यों ना बाबा को उस पवित्र गंगा जल से जलाभिषेक किया जाए। बस मैं बैठा था और मेरे साथ एक लड़का है राज, दोनों लोग बैठ के बस तैयारी बनाई। और जिस दिन तैयारी बनी उसके अगले 3 महीने बाद हम लोगों ने कांवड़ उठा ली थी, लेकिन जिसने तैयारी बनाई हमारे साथ वही लड़का नहीं जा पाया। बाकी सब लोग तैयार थे, सब लोग गए, केवल राज नाम का लड़का जिसने हमारे साथ बैठ के तैयारी बनाई थी कि हाँ मैं भी चलूंगा, केवल वही नहीं जा पाया। बस बाबा के पास बैठ के कि बाबा को इतना गंदा जल जो है वो चढ़ाया जा रहा है, क्यों ना हम बाबा को बिल्कुल स्वच्छ जल, जो हरिद्वार से हर की पौड़ी माँ गंगा पवित्र गंगा जल से अपने कंधों में रख बाबा का जलाभिषेक करना है। बस मन में ठाना और 3 महीने बाद बाबा को 30 जुलाई को मैंने बाबा का अभिषेक किया आके। अच्छा शिवम भाई, आप परमठ मंदिर में सेवादार भी हैं जी, तो परमठ मंदिर के बारे में थोड़ा सा बात करना चाहूंगा कि कहा जाता है परमठ मंदिर में जितने भक्त जाते हैं मोस्टली व्यापारी ही होते हैं। जी, ऐसा क्यों? बाबा है क्या कि बाबा का जो मंदिर है वहाँ की एक बहुत बड़ी मान्यता है, मैंने आपको रास्ते में भी बताई हुई थी जी, कि वहाँ पे आपकी कोई भी दिल में इच्छा हो, मन्नत हो बाबा के नाम की, आप 40 दिन तक नॉन स्टॉप बाबा के पास सुबह मंगला आरती पे पहुँचिए, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। और आज की डेट में जितना भी व्यापारी है नौगढ़े का व्यापारी मैं बता सकता हूँ, क्योंकि जो हमराज कॉम्प्लेक्स है या मूलगंज की वहाँ पे 70% मुंडन है, और जितना नौगढ़े का व्यापारी है, जन्नलगंज हो गया, इनका 90% व्यापारी बिना बाबा के दरबार पे मत्था टेके अपना शटर नहीं खोलता यार। ये बात तो हकीकत है जी। तो कहीं ना कहीं बाबा की कुछ ना कुछ तो महिमा है ही है। अच्छा, कुछ लोग शिवम भाई रील अब या वायरल होने के लिए करते हैं, या उनका मानसिक संतुलन क्या है, या अपने मन से ही बोल रहे हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि भगवान थोड़ी ना कहते हैं कि इतने कष्टों में आप हमारे पास आइए। ऐसा नहीं होता है। नहीं, कुछ लोग कहते हैं कि भगवान ये तो नहीं कहते हैं कि हमारे इतने कष्टों में आइए, आप आराम से
चाहते तो हरिद्वार में बढ़िया जल को एक उसमें लेके आराम से भी आ सकते थे। जी जी। तो उनके बारे में थोड़ा सा बताइए, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, एक चीज आपको बताएं कि जैसे एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि हमारे घर में एक पंखा लगा होता है, छत का पंखा लगा होता है। छत का पंखा भी हवा देता है, ठीक है, लेकिन जो मन की तसल्ली के लिए हम लोग घर में जो एसी लगवाते हैं, तो जब विंडो एसी लगवाते हैं तो दीवार को तोड़ना पड़ता है। हाँ बिल्कुल सही। ठीक है, दीवार को तोड़ा गया, फिर पाइप निकालने के लिए दूसरा छेद किया गया दीवार में, तो दीवार को तकलीफ दे रहे हैं हम लोग। क्यों? क्योंकि हम लोग को ठंडी हवा चाहिए। ठंडी हवा के लिए इतनी तकलीफ दे करके, मतलब पूरा रुपए बर्बाद करके, केवल शरीर के सुख के लिए तो हो रहा है ना। वैसे ही एक तरह से अगर हम लोग थोड़ी सी शरीर को तकलीफ नहीं देंगे, शरीर को तकलीफ नहीं देंगे, तब तक बाबा का जो स्वार्थ है वो कैसे पूरा होगा, ये समझिए। ये भी बात सही आप बोल रहे हैं जी। अच्छा, आप की नजर में धर्म बड़ा है या देश? जी, वैसे देखा जाए तो दोनों बराबर है, क्योंकि धर्म जहाँ देखा जाएगा वहाँ देश आएगा, देश के अंदर ही धर्म है। तो धर्म को बचाने के लिए जितना भी है हम लोगों को आगे से आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जितना भी इस समय अपना मुस्लिम समुदाय जी, वो थोड़ा सा उछाल पे चल रहा है। अभी 2 दिन पहले की एक वीडियो वायरल हुई है कहीं की, वहाँ पे एक मुस्लिम ये कहता हुआ पाया गया है 2 मिनट लगेंगे खाली और सारा मुसलमान रोड पे आने को तैयार बैठ। तो ये तो हम लोगों को जितना भी ये धर्म विरोध ही चल रहा है। तो धर्म में सबसे पहले माना जाएगा, देश को बचाने के लिए तो सबसे पहले धर्म है, तो फिर धर्म सबसे बड़ा माना जाएगा कि हाँ अपना सनातन धर्म है, और सनातन धर्म को बचाने के लिए हिंदुत्व को आगे आना पड़ेगा ही पड़ेगा। चलिए, ये तो धर्म की बात हो गई। हम आपको वापस आपकी यात्रा के दौरान लेके चलते हैं। अच्छा, जब यात्रा आप कर रहे थे तो हरिद्वार से आपने जल उठाया था, जी जी, वहां से कानपुर तक का सफर जितना आपका 675 किलोमीटर का रहा, तो उस दौरान में आपको जनता से जो सहयोग मिला वो आपने बताया, बहुत अच्छा सहयोग मिला। सरकार का क्या योगदान था, कितना आपको सुविधाएं मिली सरकार की तरफ से? कांवड़ यात्रियों के लिए क्या क्या सुविधाएं थी सरकार की तरफ से? तो ये देखा जाए कि जो व्यवस्थाएं थी वो हम लोगों को शून्य मिली हुई है। लेकिन महाराज जी तो हमारे कहते हैं कि कांवड़ यात्रियों के ऊपर हम फूल बरसाते हैं। नहीं, हम लोगों को शून्य मिली हुई है, क्योंकि जहां तक हम लोग कानपुर तक आए हैं, और जाने से पहले मैंने आपको रास्ते में बताया था कि जाने से पहले मैंने विधायक, सांसद, यहाँ तक कि महापौर अम्मा जी के यहाँ तक अपना जो लेटर हेड था बनवा के पास आउट कराने गए। सारे लड़के गए, टीम मेंबर के जितने लड़के थे सारे लड़के गए कि जो भी सहयोग हो आपका, जो भी सहयोग हो वो आप कर सकते हैं। नहीं सहयोग की बात है तो कम से कम जो हमारी कांवड़ यात्रा जब कानपुर में प्रवेश कर रही है, तो प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए एक अगर नेता या अम्मा जी, जैसे हमारे महापौर जी हैं अम्मा जी, वो कानपुर की प्रथम नागरिक बोली जाएंगी, जैसे देश के राष्ट्रपति वैसे महापौर। अगर कानपुर आगमन पे अगर वो खड़ी होती, या नहीं है जब हम लोग परमड़ मंदिर पहुंचे अगर वो खड़े होते, तो जो हमारी टीम मेंबर हैं, लड़के हैं, उनका जो उत्साह है वो आज आसमान छूम रहा होता। लेकिन कोई सहयोग नहीं मिला है, और मैं तो खुला लेकिन बताऊंगा। आपने तो इतिहास रच दिया ना कानपुर में पहली बार इतनी लंबी यात्रा के दौरान। अच्छा, क्या कुछ बदल जाता है जब आप एक सफलता हासिल कर लेते हैं? क्योंकि जब आप शुरू करने वाले होते हैं तब कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हो सकता है कर पाए ना कर पाए, ठीक है। उसके बाद आप जब सफल होके आते हैं तो कितना कुछ बदल जाता है। देखिए, जब मैंने आपको अभी बताया कि जब मैंने ये चालू करी हुई थी तो 3 महीने मैं एक से एक वीडियो क्रिएटर के पास गया और विधायक, सांसद सबके पास गया कि शायद कोई मुझे उठाए, प्रोत्साहन करे कि ये जो कांवड़ यात्रा है, मैं सबको बता रहा था कि ये पहली कांवड़ यात्रा पूरी होने जा रही है कानपुर की। बिल्कुल सही। लेकिन जिसे बोलते हैं परिणाम जो हमारे सामने आया वो शून्य आया। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, और उन्होंने ये बोला था कि आप जितने भी मेंबर हैं टीम के, उन सभी लोगों के लिए मेरे ऑफिस से आप सभी लोगों के लिए जब आप लोग जाएंगे तो आप सभी लोगों के लिए शूज मिलेंगे, वो भी एक्शन के। तो हम लोगों ने कहा ठीक है। सारे टीम मेंबर यात्रा के 1 दिन पहले उनके घर पहुंचे, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी हम घर में नहीं हैं, अभी आप लोगों को 1 घंटे बाद कॉल करेंगे। और उस दिन से आज दिन हो गया है ना उनकी कोई कॉल आई है, और जबकि अपने कानपुर के बहुत बड़ी हस्ती हैं,
मारुति जिन्हें बोला जाएगा कि हाँ हस्ती हैं वो, उनके लिए 9 लोगों के जो शूज हैं वो शून्य है, मुहैया कराना शून्य। हाँ ठीक है, लेकिन सब पलटते गए, जिसे बोलते हैं कि वादा करने के बाद सब पलटे हैं। लेकिन अब जब हम लोग कानपुर वापस आ चुके हैं, एक इतिहास जो है वो रचित हो चुका है, गठित हो चुका है। आज वही क्रिएटर्स, वही वीडियो क्रिएटर्स का मेरे पास फोन आ रहा है कि भैया थोड़ा टाइम चाहिए मुझे वीडियो के लिए, लेकिन फिर फायदा क्या है कि जब मैं जा रहा था तब प्रोत्साहन आपने शिवम भाई, मैं रोकना चाहूंगा थोड़ा सा, आपने सिक्के का एक पहलू देखा। कुछ लोग ये भी तो सोच सकते हैं ना कि मान लीजिए कि हो सकता है अभी यात्रा शुरू जोश में कर रहे हैं, फिर बीच रास्ते में छोड़ दें यात्रा, या ऐसा कुछ, ये भी तो दिमाग में चल सकता है क्या कि जिसके पास भी हम जा रहे थे उसे अधूरी जानकारी नहीं दे रहे थे। अच्छा जी, क्योंकि जानकारी जो होती है जब पूरी होती है तो उसका ये मतलब होता है कि यात्रा कंप्लीट होगी तो होगी। क्योंकि जो हम लोग तैयारी करी हुई थी वो एक आध दिन की तैयारी नहीं थी कि 15 दिन में केवल बस बैग उठाया और चल दिए, नहीं, 3 महीने से हम लोग तैयारी कर रहे हैं। 3 महीने की तैयारी ये थी कि हम लोगों के पास एक निजी वाहन था जो साथ में चलने के तैयार था, खाना पीना सारी व्यवस्था, यहाँ तक कि हमारी टीम की जो ड्रेस थी वो तक हम लोगों ने पूरी निर्धारित कर दी थी। और वहाँ पे जा करके यहाँ से पूरा जितनी भी सामग्री थी कांवड़ की, वो सारी सामग्री भी आ चुकी थी। सारी चीजें हम लोगों ने 1 महीने पहले सारी कंप्लीट कर दी थी। उसके बाद जितना भी था सबको हम लोगों ने बताना चालू किया कि हमारी जो कांवड़ है वो आनी है, लेकिन सबका परिणाम केवल शून्य था। अच्छा शिवम भाई, एक दिन में लगभग आपका कितना किलोमीटर का डिस्टेंस आप कवर कर रहे थे? हमारा एक दिन का जो रिकॉर्ड रहा है वो 22 घंटे नॉन स्टॉप हम लोग चले थे 38 किलोमीटर का। और उसी दिन का वीडियो हमारा वायरल हुआ था, पानी वाला, जो एक वीडियो वायरल हुआ है जो मिलियन पार हुए हैं, 1 मिलियन से ऊपर गया है उसका व्यूज। वो वीडियो हमारा उसी दिन का है। 22 घंटे नॉन स्टॉप हम लोग चले थे। केवल वो दिन एक था जिस दिन हम लोगों को पानी मिला था, नहीं तो वहां से कानपुर तक हम लोगों को पानी ही नहीं मिला था। बारिश एक भी नहीं हुई थी हम लोग जब तक चले हैं, क्योंकि हम लोग केवल रात में चलते थे, दिन में चलते नहीं थे इतनी तेज धूप की वजह से, कि ताकि हमारा कोई टीम मेंबर बीमार ना हो और हमारी कांवड़ यात्रा में कोई अड़चन नहीं आनी चाहिए। अच्छा शिवम भाई, जैसे यात्रा के दौरान कोई एक ऐसी घटना आपको याद हो कि वो जो अचंभित करने वाली घटना हुई हो, जिसके बारे में आप थोड़ा दर्शकों को बताना चाहें तो? है क्या कि हम लोग एक जगह स्टे लिए हुआ था, रात का खाना बनना था वो, तो रात में हमारे सारे टीम मेंबर गाड़ी से उतर के, मतलब हम लोगों ने स्थान चुना कि यहाँ पे बैठ के हम लोगों को खाना बनाना है। रात में खाना बनाया जा रहा था, सारे लड़के वहाँ बैठे, और ये आप मानिए कि ना यकीन मानने वाली बात है कि मैं लाइव चल रहा हूँ, मेरे बगल से सांप निकल रहा है, मुझे नहीं दिख रहा है, जितने बंदे लाइव चल रहे हैं उनको सबको दिख रहा है कि सांप चल रहा है। और जो बंदा लाइव था उसने मेरे पास स्क्रीनशॉट भेजा हुआ है, जो कि अभी मैं आपको दे दूंगा। स्क्रीनशॉट भेजा कि ये देखो भैया आपके बगल में सांप बैठा है, और हमारे टीम के एक भी मेंबर को वो सांप नहीं दिख रहा है। और लाइव में जितने लोग थे, लगभग 700 से 800 लोग लाइव चल रहे थे उस टाइम, रात को 12:30 या 1 बजा होगा, उतने टाइम 700 से 800 लोग लाइव थे, सबको वो सांप दिख रहा था, हम लोगों को एक भी बंदे को सांप नहीं था। अच्छा शिवम भाई, रुकने का कैसा क्या रहता था रात में, जैसे रुकना हो कैसा क्या, वो सब कैसा क्या रहता था? हमारा जो रात में बताया तो कि रात की हमारी कांवड़ चलती थी, बहुत ही स्टाफ जो हमारे रहे हैं वो डे के रहे हैं। लेकिन कांवड़ में एक आपको और बात बताऊं कि कांवड़ जो होती है बिल्कुल पाक जिसे बोला जाता है, बिल्कुल शुद्ध ही लाई जाती है। एक भी कांवड़ जो होती है अछूत नहीं छुई जाती है। अगर आप कांवड़ रखने के बाद, जैसे कांवड़ आपने रख दी है और एक बिस्कुट भी खा लेंगे, एक बिस्कुट भी खा लेते हैं, तो उसके बाद तुरंत आपको नहाना है। तो हम लोग ऐसी जगह स्टे करते थे कि जहाँ पे नहाने की, मतलब पूरे फ्रेश होने की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। तो अधिकतर जो हमारा जो स्टॉपेज था, रुकने की व्यवस्था थी, वो अधिकतर हम लोगों ने 90% पेट्रोल पंप में ही रखी थी। क्योंकि पेट्रोल पंप में जहाँ भी हम लोग रुके हुए हैं, पेट्रोल पंप वालों ने पूरा का पूरा सपोर्ट किया हुआ है। ये नहीं है कि आप गर्म पानी से नहाइए या किसी से नहाइए, वो कुछ नहीं है। आप जैसा मन हो समर चला लीजिए। पेट्रोल पंप के मालिक का ये आदेश था जहाँ भी रुकते थे कि आप समर ओपन करिए, अपने मन से नहाइए, उसके बाद आप कांवड़ उठाइए, जाइए, आप प्रस्थान करिए। कोई रोक टोक नहीं थी पेट्रोल पंप में। हम लोगों का 90% स्टे पेट्रोल पंप में रहा है। अच्छा शिवम भाई, पूरी यात्रा के दौरान, बहुत लंबी यात्रा थी, बहुत से सवाल मन में आते हैं। अच्छा, कभी आपको ऐसा फील हुआ कि यार ये काम बहुत मुश्किल ले लिया है, बीच रास्ते में छोड़ देना चाहिए, या हिम्मत ने बिल्कुल एकदम साथ छोड़ दिया हो, ऐसा कुछ? ऐसा तो है क्या, मन में बिल्कुल भी नहीं आया,
लेकिन एक बीच में मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी। इतनी दिक्कत हुई थी कि कानपुर में मेरे घर वाले, जब मैंने घर वालों को बताया कि मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, तो उन्होंने डॉक्टर से परामर्श लिया। तो किदवई नगर में बैठते हैं डॉक्टर A.K. पांडे जी, जो कि सर्जन, न्यूरो सर्जन जिन्हें बोलते हैं, तो न्यूरो सर्जन के पास गए हुए थे। उन्होंने वहाँ से बैठ के वीडियो कॉलिंग से मेरे पैरों की स्थिति देखी थी और वहाँ से दवा उन्होंने बताई कि ये दवा लेनी है। उस समय जो मेरे हालात थे वो एक भी ना चल पाने की, बिल्कुल शून्य था। अगर मैं कदम बढ़ा लेता था तो गिर पड़ता था, ऐसी स्थिति मेरी आ। तो उस समय थोड़ा सा जो मन खटका था कि क्या मैं पूरी नहीं कर पाऊंगा। मैं बाबा से बहुत देर तक रोया, बैठा रहा बाबा के पास कि बाबा क्या आप ये अधूरी कर देंगे क्या? मेरा जो नाम था, कानपुर की जो इज्जत रखी थी मैंने, जो ये कांवड़ थी ये कंधों में रखी है, तो क्या ये पूरी नहीं कर पाऊंगा मैं? लेकिन बाबा ने मेरा पूरा साथ दिया है, पूरा सपोर्ट जिसे बोलते हैं। बिना उनकी शक्ति के मैं ये कभी ना कर पाता। तो उनका पूरा सपोर्ट रहा है, पूरा समर्थन रहा है, पूरा आशीर्वाद रहा है मेरे ऊपर। मेरे माँ बाप का आशीर्वाद रहा है कि हाँ, जो ये 675 किलोमीटर की यात्रा है जो मैंने आज कंप्लीट करी हुई है। अच्छा शिवम भाई, जैसे एक मन में आता है सवाल, ऑडियंस के लिए भी है ये सवाल, और जो हमारे आपके एज के लड़के हैं उनके लिए भी ये सवाल है। आपकी एज अभी बहुत ज्यादा है नहीं, जी। कोई एक्सपीरियंस नहीं है। आप जिस उम्र में लड़के हवाबाजी करते घूमते हैं मोटरसाइकिल में, पिताजी का पैसा उड़ाते हैं, उस उम्र में आपने इतिहास रचा है। तो उनको क्या आप मैसेज देना चाहोगे? उन लड़कों से आप क्या कहना चाहोगे जो आजकल ये सब करते घूम रहे हैं? देखिए है क्या कि मैंने गरीबी देखी हुई है जी। मैंने गरीबी देखी हुई है कि गरीबी क्या होती है। मेरे पिताजी ने जो मेहनत करके हम लोगों को पाला है, आज ग्रेजुएट कराया है। आपको मैं बता दूं कि मैं LLB करे हुए हूँ, तो पढ़ाया लिखाया है। तो ऐसा कोई काम ना करे, आज की जो जनरेशन है वो ऐसा कोई काम ना करे जिससे माँ बाप का सर जो किसी के सामने खड़े हो तो नजर ना मिला पाए। जब मैं नौबस्ता से अपनी कांवड़ गल्ला मंडी के लिए लेके जा रहा था तो सबने फोन कर दिया मेरे घर में कि शिवम आ रहा है। तो ये समझिए कि मेरे मम्मी और पापा समाधि पे हमको पिक करने आ गए थे। पूरा जलसा था, पूरा हम समाधि व्यापार मंडल का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जिसने पूरी व्यवस्था कराई थी नौबस्ता में। मैं DJ सिस्टम पूरी 3 घंटे तक, आपको बता दें कि नौबस्ता से गल्ला मंडी तक का रोड पूरा जाम रहा था। तो जो व्यवस्था थी, जो मेरे माँ बाप जो रोड पर आए और उन्होंने जब वो पूरी जनता देखी और ये कार्यक्रम देखा और उनकी जो आंखों में जो मतलब आंसू थे, वो आंसू कोई दुख के नहीं थे, वो खुशी के आंसू थे। आ करके सीधे उन्होंने मुझे गले से लगा लिया। और जब मैं घर पहुंचा हूं ना, जब मैंने जलाभिषेक किया अपने माता पिता का, तो उनकी आंखों में केवल और केवल मेरे लिए जो इज्जत थी वो और बढ़ी। और मैं आज की जनरेशन को यही बताऊंगा कि कोई भी काम ऐसा ना करिए कि माँ बाप की जो इज्जत है वो धूमिल हो, और धूमिल होने के बाद माँ बाप अगर नजरें झुका के चलेंगे आपके इतने बड़े होने के बाद। आज मेरे पिताजी किसी भी गली से निकलते हैं, कहीं से भी निकलते हैं, तो एक बार सामने वाला व्यक्ति है वो उनसे कहता है कि शर्मा जी आपके बेटे ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया, तारीफ करने काबिल किया। तो उनका जो सर है वो गर्व से ऊंचा होता है। तो बस आजकल जितने भी मेरे साथी हैं, मेरे इंस्टा फैमिली है, यूट्यूब फैमिली है, उनसे बस यही बताऊंगा कि कोई भी ऐसा काम ना करें कि पिताजी का सर झुके, माँ का जो शर्मिंदा होना पड़े, उन्हें किसी के सामने हाथ जोड़ने पड़े, उससे अच्छा नहीं है। आपका जो जीवन है वो व्यर्थ है। अच्छा, आपसे एक और सवाल क्या है, मतलब ये मेरे मन में आया तो मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे, पिता का कितना बड़ा रोल होता है एक पुत्र के जीवन में? जो पिताजी होते हैं वो एक तरह से साया होते हैं। वो कभी भी आपको दिखाएंगे नहीं कि वो कितना खुश है, ये समझिए। मैंने अपने पिताजी को कभी रोते नहीं देखा था। उस दिन जब उन्होंने मुझे गले लगाया ना, जिस दिन मैं आया था, उस दिन गले लगाया और चपका के, बहुत तेज चपका के वो जब रोए थे, तब उनकी जो आंखों से आंसू निकल रहे थे, तब मुझे समझ में आया कि ये डांट के पीछे इतना बड़ा प्यार भी छुपा है। जो प्यार होता है वो पिताजी का दिखता नहीं है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जब मैंने बताया घर में जाकर के मुझे ये लाना है, तो सबसे पहले मना भी पिताजी ने किया था, और जब वापस आया तो सबसे पहले स्वागत भी पिताजी ने किया। तो जहां तक देखा जाए, जो पिता का जो साथ होता है जीवन के लिए, वो सबसे बड़ा महत्व होता है, सबसे बड़ा महत्व रखता है। अच्छा, अपने दर्शकों को थोड़ी सी और कांवड़ के बारे में हम जानकारी देना चाहिए। कांवड़ कितने प्रकार की होती है? जी देखिए, कांवड़ के जो मेन पार्ट्स होते हैं वो 3 होते हैं,
वैसे कांवड़ तो बहुत प्रकार की होती है, लेकिन जो मेन देखी जाती है वो 3 प्रकार की कांवड़ होती है। एक डाक कांवड़ होती है, दूसरी कलश कांवड़ होती है, तीसरी होती है ठड्डी कांवड़। ठड्डी कांवड़ ये होती है कि ठड्डी कांवड़ कहीं भी आप रख नहीं सकते, उसमें एक एक कंधा मस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आप छोड़ रहे हैं तो आपका अगर साथी मैं हूँ तो वो मेरे कंधे में आएगी। जब तक आप नहाएंगे, धोएंगे, फ्रेश होएंगे, तब तक वो मेरे कंधे में रहेगी। और जब मैं फ्रेश होऊंगा, नहाऊंगा, धोऊंगा, तो वो आपके कंधे में चली जाएगी। और जो कलश कांवड़ होती है, कलश कांवड़ में नीचे स्टैंड बंधा होता है। कलश कांवड़ जो देखी जाए तो आज के टाइम की सबसे अच्छी कांवड़ कलश कांवड़। आप कहीं भी रख के, कहीं भी साफ सुथरी जगह देखिए, वहाँ रख के आप विश्राम कर सकते हैं, सो लीजिए, उसके बाद नहा धो के फिर उठाइए, चल दीजिए। और तीसरी जो होती है वो डाक कांवड़ होती है, जिसे कांवड़ का सबसे खतरनाक प्रारूप माना जाता है, क्योंकि डाक कांवड़ रुकनी नहीं चाहिए। उसका समय निर्धारित होता है, अगर वो समय से पहले आ गई, जैसे आज की डेट में यहाँ पे जलाभिषेक होना है और कांवड़ कल आ गई, तो वो केवल और केवल गली के चक्कर लगाएगी, केवल गली में राउंडिंग करना है, उसे पूरा दौड़ना है, और तब तक दौड़ना है जब तक दूसरा दिन चालू नहीं हो जाएगा और जलाभिषेक का टाइम नहीं होगा। तो सबसे जो खतरनाक कांवड़ होती है वो डाक कांवड़ होती है। अच्छा शिवम भाई, जैसे महादेव के नाम पे जो आजकल का युवा है, महादेव के नाम पे ये जो नशा पत्ती वाला करता है कि भांग चुरा या गांजा मार लिया या क्या बोलते हैं उसको, भांग खा लेते हैं, तो वो सब क्या है? क्या महादेव के भक्त ऐसा ही करते हैं? जी नहीं, मैं भी तो कांवड़ लेके आया हूँ जी, और मेरे माँ बाप ने कभी मुझे ये नहीं सिखाया है कि आप नशा करिए। मेरे पास एक भी नशा नहीं है। और जितना भी ये नवयुवक जो आजकल कहता है कि बाबा भांग खाते थे, बाबा ये नशा करते थे, तो मैं भी नशा करूंगा, तो उनसे केवल एक ही चीज बतानी है कि ये जो नशा होता है बाबा कोई करते नहीं थे। बाबा ने जितना भी किया हुआ है, बाबा ने वो सारी चीजें यूज करी हैं जिससे संसार की हानि होनी, नाश होना था, जिसे कहते विनाशकारी चीजें, केवल बाबा ने उन्हीं सारी चीजों का उपयोग किया है। जो ये भांग थी, ये गांजा था, इससे आने वाली जनरेशन का बाबा को पता था कि आने वाली जनरेशन को इससे हानि होनी है, तभी तो उन्होंने मतलब इसका जो उपयोग है वो किया हुआ था। विष जो था, विष बाबा ने पिया, क्योंकि उससे पूरा संसार नष्ट हो जाता, बाबा ने पिया। तो सीधी सी भाषा में ये बोला जाएगा कि भोले बाबा केवल उन्हीं सारी चीजों का उपयोग करते थे जो कि संसार को अनुपयोगी थी। आप उनके शरीर में कोई भी चीज देख लीजिए, बिच्छू देख लीजिए, संसार को उससे क्या है, खतरा है। सांप देख लीजिए, संसार को उससे खतरा है। तो सीधी सी भाषा में ये बोला जाएगा कि बाबा केवल उन सारी चीजों का उपयोग करते थे जिससे संसार को खतरा था। लेकिन आजकल की जनरेशन जो है उसको अपोजिट ले गई है और नशेबाजी भी अपने अपने हिसाब से समझ रही है। अच्छा शिवम भाई, पॉडकास्ट खत्म करने से पहले मेरे 2 सवाल हैं आपसे। पहला सवाल, अगर आपसे पूछा जाए कि परमट मंदिर की कोई एक विशेषता, जैसे आपने बताया कि 40 दिन का, ये अगर कोई पूछा जाए चमत्कार के रूप में परमट मंदिर में आपके साथ क्या घटना हुई, तो आप क्या बताएंगे? मैं आपको बताऊं कि ये 2019 की बात, मैं बाबा के दरबार से निकला दर्शन करके अपने ग्रुप मेंबर के साथ, सारे दोस्त यार थे मेरे, और लगभग 12 से 13 लड़के होंगे हम लोग। और बाइक मैं ड्राइव कर रहा था और चलाते चलाते मुझे माइनर अटैक आया था 2019 में। बाइक चलाते चलाते मैं बेहोश हो गया था। बाइक जा करके डीसीएम में भिड़ी, डीसीएम में भिड़ गई बाइक। चलती हुई डीसीएम में भिड़ना आप समझिए कितनी बड़ी बात होती है। लेकिन बाबा की उस दिन पूरी की पूरी मेहरबानी थी कि मेरे केवल खरोच आई थी और ये गले की जो हड्डी होती है, ये हसली जिसे बोला जाता है, ये टूटी हुई थी। ये टूटने के बाद भी मैंने बाबा के दरबार में जाना नहीं छोड़ा और उनसे यही चीज कही थी कि आपने ही बिगाड़ा है तो बनाओगे भी आप ही। और 3 महीने मुझे लगे हुए थे, 3 महीने मुझे लगे हुए थे। इसके मतलब कवर अप जो हुआ था इसका, वो 3 महीने बाद हुआ था। और आज की डेट में मैं पूरा जिम कर रहा हूँ, सारी चीजें कर रहा हूँ, मुझे 1% की दिक्कत नहीं होती। इसे बाबा का साक्षात चमत्कार माना जाएगा। और दूसरी चीज ये थी कि जो मेरे पीछे बैठे थे 2 बंदे और, उनके खरोच तक नहीं, हाँ उन्हीं की मेहरबानी थी, उनके खरोच नहीं थी। मेरे तो इतनी चोट भी थी कि ये टूट गई थी हड्डी केवल, बाकी उनके खरोच तक नहीं थी। ये बाबा का साक्षात चमत्कार था, परमट वाले बाबा का, क्योंकि उन्हीं के यहाँ से हम लोग दर्शन करके, वही लगभग टाइम होगा 7:30-8 का सुबह का, और वापस घर आ रहे थे। शिवम भाई, चलते चलते बस एक लास्ट आखिरी सवाल हम पूछना चाहेंगे आपसे कि कुछ कांवड़ यात्री जैसे कांवड़ लेके चलते हैं, बीच रास्ते में कांवड़ अपनी छोड़ देते हैं,
उनके लिए आपका मैसेज क्या है? देखिए, है क्या कि जो भी कांवड़िया कांवड़ उठा रहे हैं और उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं, आपने रील बनाने के लिए कांवड़ उठाई कि शायद हो सकता है मैं मतलब फेमस हो जाऊं, और आपने कांवड़ अपने कंधे में रख ली। और कांवड़ रखना एक मामूली चीज नहीं होता। मैंने एक किताब पढ़ी हुई थी, उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि आप अगर कंधे में कांवड़ रखें जी, तो आप साक्षात शिव के अंश हैं। और जितने भी लोग आपके पैर छूने आ रहे हैं वो आपके पैर नहीं छू रहे हैं, वो बाबा के पैर छू रहे हैं। हाँ, यही मान्यता, यही मान्यता ये होती है कि वो आपके पैर नहीं छू रहे हैं। आप इतने बड़े कोई साधक नहीं हो गए हैं कांवड़ लेने से कि आपके वो पैर छुएंगे। नहीं, हमारे रास्ते में हजारों लोगों ने पैर छुए, क्या मेरे छू रहे थे? नहीं, क्योंकि जो भी कांवड़ लेता है वो साक्षात बाबा का अंश होता है। तो जब आप बाबा के अंश हो गए उस समय और कांवड़ अपने कंधे में रखे हैं, एक माँ, गंगा माँ को माँ बोला गया है, और माँ की इज्जत, जो इज्जत के साथ आपने कंधे में जल रखा है, उसे आप नहीं पूरा कर पा रहे। तो रास्ते में जहां आप टूट गए हो कि अब मैं नहीं चल पा रहा हूँ, तो वहां रास्ते में जो भी बाबा का मंदिर मिले आप वहां पे जलाभिषेक कर सकते हैं, चढ़ा सकते हैं। लेकिन आपको अगर अपनी सारी चीजें, मनोकामना भी पूरी करनी है और कांवड़ यात्रा भी पूरी करनी है, सारी चीजें, तो आप किसी भी आप घर के बंदे को फोन कर सकते हैं, बुला सकते हैं, उसका सपोर्ट ले सकते हैं, सारी चीजें। लेकिन कांवड़ रास्ते में छोड़ना सबसे खराब चीज होती है, गलत चीज होती है। और जितनी भी मेरी जनता सुन रही है, इंस्टाग्राम फैमिली है, यूट्यूब फैमिली है, फेसबुक फैमिली है, जो भी सुन रहा है, उसको मैं आपके चैनल के माध्यम से यही बताना चाहूंगा कि अगर किसी को भी कभी भी दिक्कत होती है कांवड़ में, अगर उसका छोड़ने का मन होता है, तो मैं नंबर दूंगा आपको, आप डलवा दीजिएगा। कभी भी वो कॉल कर देगा, शिवम पंडित जो कानपुर में रहते हैं, मैं लेके आऊंगा और जहां वो बोलेगा वहां पे पहुंचा दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद शिवम भाई आपका हमारे पॉडकास्ट में आने का। तो दर्शकों, ये थे हमारे शिवम भाई जिन्होंने एक इतिहास रचा है कानपुर के लिए। बाकी बहुत सी बातें और भी होती रहेंगी, हमारी चलती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करिएगा शिवम भाई के लिए और बाबा भोलेनाथ के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। हर हर महादेव।